क्विक रिवीजन। अब हम देखते हैं, और दूसरा ये रिवीजन जो हम करेंगे तो उसमें जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फैक्चुअल फैक्चुअल थीम कम होगा। मेन है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। क्विक रिवीजन इंटरकनेक्शन देखेंगे, इंटरकनेक्शन क्या है इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि ये इससे आपका एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होगी जो कि आने वाले टाइम में हर एक एग्जाम में आपका काम आ सकता है। देखो, तो इसके लिए हम देखो क्या करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लो हम रिवर को देखते हैं, रिवर पढ़ते हैं, ठीक। तो रिवर में ये हो गया, क्या रिवर है, ठीक, ये आपका रिवर हो गया। अब देखो, रिवर तो कहीं फ्लो करता है, ठीक, कहीं पे फ्लो करता है, तो फ्लो करता है तो उसको लैंडस्केप को जानना जरूरी होता है। लैंडस्केप को जानना, टोपोग्राफी कैसा है, इस सबको हमको जानना जरूरी होता है। उच्चावत जिसको बोलते हैं वो जरूरी होता है। अब जब हम लैंडस्केप को देखेंगे तो इससे हमें क्या, किस चीज़ को जानने की जरूरत होगी कि जो ये लैंड है इसका रॉक्स किस तरह का है। अब बोलेंगे रॉक्स का क्या ज़रूरत है, रॉक्स को जानना, रॉक्स में हम देखेंगे ये कौन सा है, सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक, सॉफ्ट है या हार्ड है। तो ये क्यों जरूरी है, इसमें हम ये चीज़ जानने की जरूरत होगा कि ये इग्नस है कि मेटामॉर्फिक है या फिर कौन सा सेडिमेंट्री है। ये तीनों जानना जरूरत क्यों होगा, क्योंकि यदि ये तीन को हमें चीज़ पता है तो इससे हमें क्या पता चला जाएगा। क्योंकि रिवर का काम क्या होता है, दो काम होता है, एक होता है इरोजन, इरोजन, और दूसरा डिपोजिशंस होता है, डिपोजिशंस होता है, हाँ। अब इरोजन जो होता है, इरोजन क्या है, एक फोर्स है, तो फोर्स किसी लैंड पे लगेगा, किसी सरफेस पे लगेगा ना। अब वो सरफेस का स्ट्रक्चर किस तरह का है, रॉक्स किस तरह का है, तो उससे हमें पता चल जाएगा तो वहाँ पे इरोजन कितना होगा। जब इरोजन हमें पता चलेगा तो इरोजन से क्या पता चलेगा, रिवर कोर्स पता चलेगा, ठीक, कोर्स पता चलेगा। जो उसका क्या होता है, बेसिन होता है रिवर का, वो पता चलेगा, समझ गए। तो इसीलिए ये जानने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे हम सीखे क्या, लैंडस्केप को जानने की जरूरत है। अब हम जब लैंडस्केप जब जानने की जरूरत करेंगे, हम देखेंगे, तो इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जियोमॉर्फोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, मॉर्फोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे जो ये जो लैंडस्केप है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। अब देखो, मान लो डेवलपमेंट कैसे हुआ, अब मान लो, अब जब हम देखते हैं, मान लीजिए डेक्कन रीजन का रिवर देखते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे इरोजन का उतना इफेक्ट नहीं होता है, नहीं है, क्योंकि डेक्कन का जो हम देखते हैं, जो वहाँ का किस तरह का डेक्कन है, प्लेटू है, ठीक। इसका जो उद्भव हुआ है, ब्लैक शेल होता है ना, वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, ठीक। वॉल्केनिक इरप्शन से ही ना, जब लावा बाहर आया तो हम उससे हमें ये डेक्कन प्लेटू मिला। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ तो ये जो यहाँ का जो लैंडस्केप है वो किस तरह का है, कौन सा रॉक्स है, इग्नस है ना। तो इग्नस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हार्ड होता है, ठीक, हार्ड रॉक्स होता है, इसमें इरोजन इजिली नहीं होता है, ठीक, इसमें फॉसिल नहीं पाया जाता है। अब फॉसिल क्यों नहीं पाया जाता, इग्नस है, हाई टेम्परेचर पे आता है, तो फॉसिल कहाँ से होगा, ठीक, हार्ड रॉक होगा तो इसमें इरोजन कम होगी, समझ गए। तो इसकी इरोजन कम होगी, तो जो रिवर का जो, ये मान लो ये रिवर का बेड हो गया, नीचे का सतह हो गया, तो यहाँ पे वर्टिकल इरोजन क्या होगा, कम होगा, ठीक। हॉरिजॉन्टल इरोजन भी क्या होगा, कम होगा। तो ये रिवर जो है ना, इसके कोर्स जो होता है, ये इसका चौड़ा होने की जरूरत कम होगी, नहीं होगी। लेकिन इतना समझ लिए,
लेकिन जब आप यही आते हो किस में, गंगेटिक प्लेन के रिवर में, गंगेटिक में, तो यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ भी आता है हर एक टाइम, फ्लड आता है। छोड़ो इसको हटाओ। टोपोग्राफी हम इसीलिए हम देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है, जो इरोजन आप जब गंगेटिक में आते हो तो इसके जब जो मॉर्फोलॉजी देखते हो, इसकी जब मॉर्फोलॉजी देखते हो तो गंगेटिक रीजन क्या है, टेथिस सी था पहले, यहीं पे ना गोंडवाना, ये हो गया गोंडवाना लैंड, ये अंगारा लैंड, ये टेथिस सी था। यहाँ पे इरोजन हुआ, इरोजन होकर मटेरियल बढ़ता गया, ठीक बढ़ता गया। फिर इसमें क्या हो गया, प्लेट टेक्टोनिक देखते हैं, एक प्लेट यहाँ से, एक प्लेट यहाँ से, दोनों आमने सामने से टकराया तो यहाँ से हिमालय बना और ये एक प्लेन बन गया। ठीक, ये प्लेन बन गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का जो मटेरियल है एक तरह से क्या कहते हैं, जो सेडिमेंट्री टाइप्स के हैं, तो ये क्या है, सॉफ्ट है, ठीक, सॉफ्ट है। तो इसमें क्या होगा, इरोजन होने की हमेशा चांसेस रहेगा। दूसरा, ये जो रिवर आता है ऊपर से, वो इरोजन करके मटेरियल लेके आता है, ठीक, क्योंकि यदि ऊपर का भी देखोगे, रिवर कोर्स ऊपर से भी देखोगे तो ये यहाँ से ये इरोजन करके लेके आता है मटेरियल। यहाँ पे क्या हो जाता है, डिपोजिशन होता है। ये गंगेटिक प्लेन में क्या होता है, डिपोजिशन होता है। जैसे ये डिपोजिशन हो जाएगा, तो ये इसमें तो स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी ना, तो इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो रिवर का कोर्स किस तरह का होगा, रिवर इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक। तो टोपोग्राफी इसलिए जानने की जरूरत होती है क्योंकि उससे हमें पता चलता है जो यहाँ उस लैंड पे इरोजन होगा कि नहीं होगा। जब हमें ये पता चल गया इरोजन होगा, तब जब इरोजन होगा तभी तो इस तरह का बनेगा कोर्स, रिवर का जो 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 बहाव है इस तरह का बनेगा। यदि इरोजन नहीं होगा तो रिवर तो स्ट्रेट जाएगा, जैसे कि आप देखते हो कहाँ पे, गंगेटिक वाला प्लेटू रीजन में देखते हो इस तरह का होता है। जब ये बनेगा, ये प्लेन में बनेगा, मैदानी क्षेत्र में बनेगा, तभी तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मियांडर मिल जाएगा, मियांडर या ये ऑक्सबो लेक जो कहते हैं, ये ऑक्सबो लेक किसकी वजह से हो रहा है। एक तो ये रिवर का फोर्स, जो वाटर बह रहा है उसका फोर्स, और दूसरा ये लैंड सरफेस किस तरह का है उससे, इसी से हमें ये लेक मिलता है, ठीक। अब देखो, ये टोपोग्राफी तो देख लिए। अब जब हम रिवर देखते हैं, रिवर पढ़ते हैं, तो उसमें रिवर डेड है या अलाइव है, ये किस पे डिपेंड करता है, उसमें वाटर, अवेबिलिटी ऑफ वाटर। अब वाटर की एबिलिटी कहाँ से होती है, पानी कहाँ से उसको मिलता है, दो तरीके से मिलता है, या तो कहाँ से, ग्लेशियर से, या दूसरा किससे, प्रेसिपिटेशन, रेन से होता है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ग्लेशियर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ग्लेशियर के लिए क्या जरूरत है, टेम्परेचर एसेंशियल है ना भाई, क्योंकि जब ग्लेशियर है, बर्फ जमा हुआ है, और जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो ये पिघलेगा, तभी तो ये पानी आएगा, तो टेम्परेचर जरूरी होता है ना। रेन के लिए क्या क्या जरूरत है, अपने इंडिया में क्या होता है, 80% मानसूनल रेन, ठीक। हाँ, अब देखो मानसून में वेरिएशन आएगा, बहुत मानसून के लिए कितने सारे फैक्टर्स हैं, हम एक फैक्टर पे चर्चा करते हैं, किस पे, मान लो कि किस पे चर्चा करते हैं, मान लो एल नीनो पे देखते हैं। एल नीनो किसको इफेक्ट करता है, मानसून किसको इफेक्ट करेगा, रिवर को, ठीक। मानसून किसको इफेक्ट करेगा, रेन किसको इफेक्ट करेगा, अवेबिलिटी ऑफ वाटर को, रिवर के अंदर वाटर को, ठीक। एल नीनो के लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक फैक्टर है क्या, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, समझ गए। टेम्परेचर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ से ये
करेगा। ठीक, अब देखो, तो अब रिवर में वाटर देख लिए। ठीक, ये दो तरीके से होता है, इससे होता है। ठीक, अब देखो इस वाटर से क्या होगा, वाटर से क्या होगा, जब वाटर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किसके वजह से होता है, ग्लेशियर से। ग्लेशियर से पानी आता है रेन से। अब देखो इस रेन में यदि, इस प्रेसिपिटेशन में यदि वेरिएशन आएगा, वेरिएशन कैसे आता है, मान लो कि वेरिएशन वेरिएशन कैसे आएगा, मान लो कि मानसून का जो एक नेचुरल उसका कोर्स है, नेचुरल उसका जो पीरियड है, उसमें वो नेचुरल पीरियड है ना भाई, 3 महीने तक, ये 3 मंथ तक होगा, वो 3 मंथ की जगह पे क्या 15 दिन में सारी बारिश करा दे। ठीक, सारी बारिश 15 महीने में करा दे, 15 दिन में करे हो जाए। या फिर मान लो कि पूरे इंडिया में नहीं, जगह पे एक छोटा सा पॉकेट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, जिसको क्या बोलते हैं, क्लाउड बस्ट बोलते हैं, क्लाउड बस्ट बोलते हैं। तब क्लाउड बस्ट तो तुम्हें जानने की जरूरत पड़ेगी, क्लाउड बस्ट क्या होता है। देखो ये क्लाउड हुआ, ये क्लाउड गया। ठीक, इस क्लाउड में बहुत ज़्यादा वेपर कैरी कर लिया। ठीक, अब जब ये कंडेंसेशन पॉइंट पे पहुंच गया, कंडेंसेशन पॉइंट पे पहुंच गया है, और एक एक लिमिटेड जगह पे, मान लो इसके लिमिटेड जगह पे, इतने ही जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, क्या है, वेपर है। ठीक, अब वो कंडेंसेशन पॉइंट पे पहुंच गया, तो यहाँ पे बारिश हो गया। अब ये किस किस पॉइंट पे निर्भर करेगा, देखो ये इसके लिए ये क्लाउड बर्स्ट बहुत सारे फैक्टर पे निर्भर मतलब करता है, किस किस डिपेंड करता है किस पे। एक तो एयर प्रेशर पे करता है, एयर प्रेशर पे करता है, टेम्परेचर पे करता है, दो मेन फैक्टर। क्योंकि एयर प्रेशर इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मान लो यहाँ पे यदि प्रेशर इधर एक सिमिलरिटी है, इसीलिए ना, यदि मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर रहता या इधर से एयर प्रेशर इसको धकेलता, तो ये इसका एक्सपांसन हो जाता बहुत बड़े जगहों में, लेकिन नहीं हुआ, कम जगह में हो गया, इसीलिए ये हो रहा है। तो एयर प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब देखो एयर प्रेशर और टेम्परेचर किससे रिलेटेड है, एयर प्रेशर टेम्परेचर किससे रिलेटेड है, तो इसमें तुम देखोगे तो जाके क्या पढ़ोगे, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम का क्या रोल है। ठीक, इट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देख लिए, अब देखो वाटर है, वाटर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया पानी का। इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कम है। मान लो इसकी कैरिंग कैपेसिटी 500 लीटर ही है, मान लो इस रिवर का, और इसमें जो जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है वहाँ पे 5000 लीटर यहाँ से आ रहा है, तो इसमें 500 लीटर ही चाहिए। अब इसको आप बोलोगे समुद्र में, तो भाई समुद्र तक पहुँचने में, जहाँ वो अपने ड्रेन करता है उसको पहुँचने में तो टाइम लगेगा ना, तब तक तो यहाँ फैल जाएगा, उसको तो टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो यहाँ से आया तो इस एरिया में क्या है, यहाँ पे फ्लड आ जाएगा। अब फ्लड देख लिया, फ्लड किससे रिलेटेड है, एल नीनो। एल नीनो, अब आपको मान ली क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एल नीनो इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू फ्लड इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स। एल नीनो डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्लड इन इंडिया। ठीक, ये ऑप्शन हो, ये हो गया, मतलब एक ये हो गया आपका, तो इट इज करेक्ट। एल नीनो can't be El Nino can't be impacted influence the Indian monsoon, can't be influence in Indian flood system, नहीं कर सकता है। क्या हो जाएगा, भारत में फ्लड को एल नीनो इफेक्ट नहीं करता है, कभी भी नहीं कर सकता है, टोटली रॉन्ग हो जाएगा, कांट भी। तो ये जानना जरूरी है। हम इसमें क्या देखेंगे, अब देखो जब आप रिवर देखते हैं तो वाटर देख लिए कहाँ से होता है। अब देखो जब हम टोपोग्राफी पढ़ा रहे थे, टोपोग्राफी क्यों जरूरी है, लैंडस्केप क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है,
रिवर की स्पीड, स्पीड पता चलता है। अब देखो स्पीड को बढ़ा दो। दूसरा, टोपोग्राफी से क्या पता चलता है, इरोजिव मटेरियल, इरोजिव मटेरियल किस तरह का है। अब यहाँ का जो मटेरियल, यहाँ का जो रॉक्स है सॉफ्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, इरोजन ज़्यादा होगा, इरोजन ज़्यादा होगा तो इरोजन ज़्यादा होगा तो इसमें क्या बढ़ेगा, लोड, लोड बढ़ जाएगा। लोड बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या आइलैंड बनने के चांसेस रहेगा। ठीक। दूसरा, यहाँ पे जो इरोजन होगा तो जब जब पानी के अंदर इरोजिव मटेरियल का बढ़ जाता है, अब मान लें कि इरोजन के वजह से क्या हो गया, उसको वर्टिकल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, वर्टिकल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, तो डिपेंड करता है रिवर किस स्टेज में है, कहाँ पे है, यूथफुल स्टेज में है, मैच्योर है या ओल्ड स्टेज है, किस में है, तो उसी से डिपेंड करता है कि कितना इरोजन होगा। तो यहाँ पे हमें टोपोग्राफी जानने की ज़रूरत है। ठीक। उसका लैंडस्केप जानने की ज़रूरत है किस तरह का है, तो इससे हमें स्पीड पता चलेगा, स्पीड पता चलेगा रिवर का। स्पीड इसीलिए पता चलेगा, मान लें कि यहाँ पे वर्टिकल इरोजन ज़्यादा हो गया तो पानी ऐसा आ रहा है तो स्पीड तो बढ़ जाएगा, स्लोप नीचे जाएगा, ऐसे नीचे आ गया तो रिवर का स्पीड तो बढ़ जाएगा ना। ठीक। दूसरा, इरोजिव मटेरियल होगा इसके अंदर तो इसमें आइलैंड सब बन सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड बन सकते हैं। ठीक। ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें टोपोग्राफी इस तरह का जानने की जरूरत है, क्योंकि मान ले इवन सडन इंटरनल, अर्थ के इंटरनल चेंजेज आए, यहाँ पे क्या बन गया, अर्थ का जो बेड, ये जो है रिवर का बेड है वो नीचे चला गया। ठीक। तो उससे भी क्या हो जाएगा, इरोजन बढ़ेगा। ठीक। या ऊपर आ गया, मान ली ये रिपल्स या छिप्रिकाय जिसको बोलते हैं, ये रिवर बढ़ रहा है, यहाँ पे मान ली कोई इस तरह का ऐसे करके टीला बाहर हो गया, किसकी वजह से, यहाँ पे अर्थ के अंदर एक मतलब इंटरनल चेंजेज आए हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस आए हैं, उस डिस्टर्बेंस से यहाँ का जो सतह है वो ऊपर आ गया। जैसे ये ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे इरोजन फिर होने लगेगा, इरोजन होने लगेगा। समझ गए। तो इसीलिए हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ का लैंड मास जानना ज़रूरी होता है। ठीक। उसके बाद स्पीड, उसी से हमें फॉर्म पता चलता है, स्पीड। ठीक। अब देखो यदि इरोजन बहुत ज़्यादा है, इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम होगा ना, स्पीड कम हो जाएगा रिवर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल इसमें भर गया ना तो स्पीड तो कम हो जाएगा रिवर का। समझ गए। तो इरोजन किससे हो रहा है, यहाँ पे रॉक्स किस तरह का है उससे हो रहा है। समझ गए। अब यही कह रहा है ना, जो स्पीड को 2 टाइम बढ़ा दिए तो उसका 64 टाइम्स बढ़ जाए, ये अलग अलग फार्मूला है। आई एम जस्ट आपको इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, बता रहे हैं। अब देखो आप यहाँ पे ये देखो, एक चीज होता है क्या रिवर का, एक चीज होता है उसका चैनल मॉर्फोलॉजी, चैनल मॉर्फोलॉजी, चैनल मॉर्फोलॉजी, ये रिवर का चैनल हो गया ना। चैनल मॉर्फोलॉजी क्या होता है, ये देखो, ये इसका ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया। इस चैनल को जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये किस किस चीज में काम करेगा, ये किस किस चीज में काम करेगा, फ्लड आएगा कि नहीं आएगा इससे पता चलेगा। ठीक। रिवर का नीचे कितना मतलब इरोजन हो सकता है, वाटर की एबिलिटी कितनी हो सकती है, नेविगेशन होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ इस चैनल मॉर्फोलॉजी के थ्रू हम हम पता लगा सकते हैं। समझ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, जब हम रिवर को देख रहे हैं तो रिवर को पढ़ने से इसमें वाटर की एबिलिटी तो पता चल गया कितना है। समझ गए। अब हम इसके लैंड मास नीचे किस तरह का है वो तो पता चल गया। ठीक। अब इससे क्या होगा, देखो वाटर की अवेलेबिलिटी पता चला है तो इससे हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ेगी, तो ये हम बना सकते हैं इसी से। ठीक। उसके बाद कनाल, इरिगेशंस। ठीक। ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ आपका इनलैंड वाटरवे, waterway, these all are the important topic related to the river.
देखो कुछ ज्योमोर्फोलॉजी से रिलेटेड कुछ इसका कॉन्सेप्चुअल चीज़ होता है, जिसमें आप देखते हैं जो एंटीसीडेंट रिवर, सब्सिक्वेंट रिवर, कॉन्सिक्वेंट रिवर जितने भी इसके आके मिलते हैं, इसका जो रिवर जो है वो भी देखेंगे। अब ये किस तरह का पैटर्न है, रेडिकल है आपका, रेडियल है या पैरेलल है, या ये हो गया जो नेट टाइप्स के हैं, किस तरह का है रिवर का फ्लोइंग डायग्राम, वो देखेंगे। लेकिन उससे देखने से पहले ये सब जानना जरूरी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पता चलेगा किससे? रिवर में पानी से पता चलेगा, रिवर में पानी से पता चलेगा, ठीक। अब देखो, ये हम रिवर के बारे में यदि जान लेंगे तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो बनता है, बहुउद्देशीय परियोजना जो बनता है, वो हम जान सकते हैं, प्रोजेक्ट ये जान सकते हैं। अब देखोगे, अब हम थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, हम इसको थोड़ा और बार आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ज़रूरी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्यों ज़रूरी है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्यों ज़रूरी है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यदि आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या ज़रूरत है? रिवर, रिवर, रिवर में क्या है? पानी, वाटर, ठीक। इसी से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना लिया। इससे क्या होगा? आपका जो आपकी फॉसिल फ्यूल पे है वो डिपेंडेंसी कम होगी। यदि फॉसिल फ्यूल का आप यदि कम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। ग्लोबल वार्मिंग कम होगा तो ग्लेशियर का मेल्टिंग कम होगा। ग्लेशियर रिट्रीट होता है कॉन्सेप्ट। ये देखो, ग्लेशियर ऐसे है, इस तरह का, ये आपका एक ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर हो गया। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर का बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर के ये पीछे चला जाएगा, ग्लेशियर यहाँ आ जाएगा, आपका ग्लेशियर रिट्रीट हो जाएगा, ग्लेशियर का साइज कम होगा। ये भी एक जनरली एक रिसर्च आया था, उस रिसर्च में हिंदू कुश के बारे में बोला गया था। हिंदू कुश वाला रीजन, हिंदू कुश कहाँ आता है? पाकिस्तान के साइड में आता है, उधर हिमालय का। जो आप हिमालयन पढ़ते हैं ना, हिमालयन नॉट, पामीर नॉट पढ़ते हैं ना, ये हो गया पामीर, ये हो गया पामीर नॉट, पामीर से ही तो ये आप इधर हिंदू कुश निकला है, इधर आपका हिमालय निकला है, ठीक। ये हिंदू कुश, ये फिर चले जाता है इधर, दूसरा नॉट यहाँ पे है ईरान में, तीसरा नॉट आपका चला जाता है अनातोलिया के प्लेटू उधर, ग्रीस रिस्क, और ये आपका कहा गया टर्की वर्की के साइड में आ जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉसिल फ्यूल ग्रीन वॉश, ये एक तो ये हो गया। दूसरा, फॉसिल फ्यूल कम करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आ जाएगा आपका जो आईएनडीसी है, उसको आप पूरा कर सकते हैं, ठीक। इसीलिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, ठीक। इतना ही रखें, फिर देखेंगे, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है।